नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट जो है 10 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इस टेस्ट को दे करके 90% की जो छात्रवृत्ति है उसको गेन कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उस लिंक का उपयोग करके आप खुद को इस परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और ये परीक्षा आपको ध्यान में रखना है कि 10 मार्च सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो 10 मार्च ही है, लेकिन सुबह 6 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन का लिंक खुला रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं दोनों कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो बिल्कुल सही कथन है। आप सभी जानते हैं कि 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये जो 6ठी अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है? सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? यह कुछ राज्यों में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो ऑटोमेटिकली जो पहला कथन अगर सही है तो अगर आप देखोगे तो दूसरा कथन भी उसी तरह की बातें कर रहा है, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। और आप सभी जानते हैं कि 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों को क्या है? स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण का अधिकार दिया गया है, जो कि लोकल लेवल पर क्या करते हैं? प्रशासन करते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो आज हमने द हिंदू एनालिसिस में भी कवर किया है कि लद्दाख के लोग जो है लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी न्यूज को आधार करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है? यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में स्थापित पहला बाघ अभ्यारण्य है। तो जब हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो आप सभी जानते हैं कि जो टाइगर रिजर्व भी है ये, तो ये कहा जा रहा है क्या कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में स्थापित पहला बाघ अभ्यारण्य था। तो बिल्कुल सही कथन है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप देखोगे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी और वहीं पर जो है उसके एक क्षेत्र को क्या घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला कथन है वो क्या है? यहां पर सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप देखोगे कि वो उत्तराखंड के नैनीताल में क्या है? अवस्थित है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो जी देखिए, जिम कॉर्बेट को लेकर के कुछ और जानकारियां मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो कॉर्बेट पार्क है वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और फिर 1957 में आप देखोगे कि जो महान प्रकृतिवादी और उसके संरक्षण के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उसको देखते हुए इसे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में क्या किया गया? स्थापित कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। खैर, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको नोट्स में दे दी हैं, जरूर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आपको पहले से पता भी होगा।
थोड़ा मैपिंग के लिहाज से भी ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उसको लेकर के एक इन्फोग्राफिक्स आपको शेयर कर दी है, आपके लिए काम आ जाएगा। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इस न्यूज़ को भी आज हमने द हिंदू एनालिसिस में भी कवर किया। ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू ग्रेडी नेक्सस से एससी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरीके से पेड़ों काटा गया है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कितने कथन यहाँ पर क्या है सही है। तो देख लेते हैं। जो पहला कथन है वो क्या है कि चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। सभी को पता है कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कथन भी सही है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही। खैर, इस पर हमने काफी चर्चाएं की हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें पीएम होंगे, है ना, एक यूनियन मिनिस्टर हो सकता है और क्या है जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो होंगे। खैर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कथन भी यहाँ पर क्या है सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है कि भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराता है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के लिए नहीं। तो ये कथन भी यहाँ पर क्या है सही है। आप सभी को पता होगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं उनका चुनाव जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर क्या है सही है। तो तीनों कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत में गन्ने की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? गन्ना एक खरीफ फसल है जो मुख्य रूप से मानसून के मौसम में बोई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। खरीफ फसलों में अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो गन्ना भी क्या है, इसका भाग है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? गन्नों को अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में काफी कम पानी की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है। गन्ना जो है, गन्ने को जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और काफी ज्यादा पानी की इसको क्या है आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कथन क्या है? गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने के लिए जो सरकार है वो क्या लेकर के आती है? एफआरपी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित और लाभकारी मूल्य। एफआरपी ये एमएसपी से क्या होता है? अलग होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तीसरा कथन क्या हो जाता है गलत? यहाँ पर एमएसपी नहीं बल्कि क्या है एफआरपी सरकार क्या करती है गन्ने के लिए रिलीज करती है। तो एक कथन सही है, 2 कथन गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन क्या है सही है। और इसी से जुड़ा हुआ न्यूज द पीआईबी में आया है और क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी के लिए क्या है उचित लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को मंजूरी दे दी है और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न पर विचार करें। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा क्या है ओजोन, चौथा क्या है सल्फर ऑक्साइड। और पूछा जा रहा है कि पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अगर हम एसिड रेन की बात करें तो आप सभी को पता है अम्लीय वर्षा इसको हम लोग बोलते हैं। तो एसिड रेन में क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वही वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ये किस में बदलता है सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है और फिर यही जो है जब वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एसिड रेन। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 4 यानी कि सल्फर ऑक्साइड और दूसरा क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर क्या है दूसरा चौथा पॉइंट क्या यहाँ पर सही है। तो इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करके जाएंगे। आज के तथ्य की अगर हम बात करें तो आज के तथ्य में हम चर्चा करने वाले हैं माजुली मास्क की। तो देखिए न्यूज क्या आया द इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के न्यूज आया है और न्यूज क्या था कि असम की जो पारंपरिक
माजली मुखौटा है उसे जो है क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसी के साथ साथ जो है माजली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो दो यहाँ पर आपको बातें ध्यान में रखनी है कि असम में जो माजली मुखौटा उससे जीआई टैग दिया गया और जो माजली पांडुलिपि पेंटिंग है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं माजली मास्क की, तो इसकी जो उत्पत्ति है कहा जाता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुई है। और उस समय जो एक सुधारक संत हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, श्रीमंत शंकर देव, उनके द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। तो यहाँ पर जो कथावाचक हैं या फिर आप देखोगे कि जो भक्ति संदेश है उनको जो है नाटकीय तरीके से प्रदर्शित करने के लिए लोगों के द्वारा इन मुखौटों को क्या किया जाता है, पहना जाता है। आप यहाँ पर इन मुखौटों को देख सकते हैं। तो इन्हीं मुखौटों को नाम क्या दिया गया, माजुली मुखौटा। तो इसे जीआई टैग दिया गया है। अगर हम बात करते हैं माजली पांडुलिपि पेंटिंग की, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस पेंटिंग की उत्पत्ति भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में हुई थी। और इस पेंटिंग में क्या किया जाता है, जो घर में बनी स्याही है उसका उपयोग करके जो एक पेड़ होते हैं, इसको हम बोलते हैं अगर का पेड़, जो कि असम में खूब पाया जाता है, अगर का पेड़, और उसकी जो छाल है उससे जो बनी हुई पांडुलिपियां हैं उसमें जो है इससे लिखाई होती थी। तो इसीलिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस और आज का तथ्य। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, न्यूज को भी रिवाइज करेंगे, और आज का तथ्य आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर जा करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर इसको आप लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप जरूर इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाया गया प्रोग्राम आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।